सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधि संकाय बीएचयू द्वारा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारतवर्ष में विधिक शिक्षा पुनरावलोकन एवं संभावना विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन शनिवार को किया। इस सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सम्मानित न्यायाधीश, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपति, सम्मानित डीन, विभागाध्यक्ष और देश भर के विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित प्रोफेसर, साथ ही कई कानूनविद शामिल हुए। इन्होंने इस सम्मेलन में विविध विषयों और उप विषयों को उजागर करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि का योगदान दिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलन और महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ। उसके बाद मंगलाचरण तथा कुलगीत गाया गया। उद्घाटन सत्र में NLU बैंगलोर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर NL मित्रा ने मुख्य भाषण दिया। सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर PK मुखोपाध्याय, पूर्व प्रमुख दर्शन शास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय के द्वारा की गई। आज हम लोगों ने एक सेंटेनियल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एजुकेशन किया है और 100 सालों के बाद हम चाहते हैं कि विधि की शिक्षा फिर से डिफाइंड और रीडिफाइंड हो, जिसमें कि देश की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति, भारतीयता का पुट लाया जाए। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? क्या AI टेक्नोलॉजी का 2 कारणों से आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी एक पक्ष है, परंपरा दूसरा पक्ष है। कोई भी समाज नए इतिहास को नहीं बना सकता जबकि स्वयं को उसका इतिहास ज्ञान न हो। तो इस नाते देयर इज ए नीड ऑफ इंडियनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, as well as to update your course curricula in the light of modern technology. But you cannot only based on technology, you are bound to step your put in the roots. जड़ों को समझना भी पड़ेगा। इस नाते इस कॉन्फ्रेंस है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वाराणसी पहुंचे व शहंसापुर स्थित किसान मेला में शामिल हुए। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के शहंसापुर स्थित किसान मेला का शुभारंभ करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि 3 दिवसीय किसान मेला किसानों को काफी कुछ सिखाने का कार्य करेगा। इसमें उन्नत किस्म की सब्जियां और खेती के साथ साथ नवनितम तकनीक की जानकारी वैज्ञानिक किसानों को प्रदान करेंगे, जिससे कि किसानों को काफी लाभ होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है, जिसमें कृषि से संबंधित सारे विभागों की पढ़ाई और शोध की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से जोर रहा है कि खेती से संबंधित जो भी शोध होते हैं उसको धरातल पर उतारा जाए। यही कारण है कि उन्होंने लैब टू लैंड का नारा दिया है, जिसको प्रदेश सरकार चरितार्थ कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है। यही कारण है कि आज राम मंदिर जहां भव्य रूप लिया है, वहीं पर काशी विश्वनाथ मंदिर सहित ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ भी आरंभ हो गई है। भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। शुभारंभ के अवसर पर काफी संख्या में किसानों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक भी उपस्थित रहे। महात्मा बुद्ध जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार थे, उनके अभी 7वें अवतार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और 10वें अवतार के नाम पर महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय बना करके कृषि क्षेत्र के भीतर महात्मा बुद्ध के जमाने से भी इस प्रकार की खेती होती थी। काला नमक चावल विशेष रूप से उनका प्रसार। ऐसे चीज़ों को हम और आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पर हमारा कृषि विश्वविद्यालय होगा, कृषि विद्यालय होगा, उद्यान महाविद्यालय होगा, पशुपालन का होगा, गन्ना विकास, गन्ना और चीनी इस पर भी आधारित होगा। खाद्य प्रसंस्करण की इकाई लगेंगी। तो विभिन्न प्रकार के पठन पाठन और पाठ्यक्रमों के माध्यम से आने वाले भविष्य की चुनौतियों की दृष्टि से हमारे कृषि वैज्ञानिक तैयार हो सके, उस तरीके का एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हम लखनऊ DRM शनिवार को वाराणसी जंक्शन के निरीक्षण के लिए बनारस पहुंचे। उन्होंने वाराणसी जंक्शन के रीडेवलपमेंट के बारे में बताया व कहा कि गंगा पुल का DPR तैयार हो चुका है। लखनऊ DRM ने आज शनिवार को वाराणसी जंक्शन का निरीक्षण किया, जिसमें छोटे मुद्दों समेत समय से रेलगाड़ियों के संचालन संबंधित बेसिक मुद्दों को समझा और अमल करने की बात कही। इसके अलावा समस्या थी कि कोई ट्राली पार्क नहीं है, जिससे पार्सल्स हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए नया पाथवे बनाया जाएगा। टिकट काउंटर का रोड से एक्सेस अच्छा नहीं था, इसके लिए भी उचित प्रबंध किए जाने हैं। इसके साथ यात्रियों ने टी स्टॉल न होने की शिकायत की, जिसे अमल किया जाएगा। फुट ओवर ब्रिज को और सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसके साथ पार्किंग एरिया को भी बढ़ाया जाएगा।
डीआरएम के साथ विभाग के अधिकारी व कंस्ट्रक्शन के अधिकारी भी थे, जिन्हें पेंडिंग डिसीजन दिए गए और 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ टारगेट भी दिया गया है। रोपवे और रेलवे का इंटीग्रेशन स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा। इसके साथ काशी स्टेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा गंगा पर पुल का डीपीआर तैयार हो चुका है। अयोध्या के लिए ट्रेनों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाया जा रहा है। उन्होंने अयोध्या धाम जाने के लिए यात्रियों से टिकट लेने का आग्रह किया ताकि ट्रेन की डिमांड का पता चल सके। देखिए, दो चीज़ें देखी। एक तो जो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं, जिस वजह से गाड़ियों का संचालन थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसके बारे में देखा, और दूसरा पैसेंजर एमिनिटीज़ के बारे में सारा निरीक्षण किया। यहाँ कई एजेंसीज़ काम कर रही हैं, उनका भी देखा। तो कई हमारे छोटे छोटे मुद्दे थे जिससे अगर हम वो करते हैं तो गाड़ियों का संचालन हम और अच्छा कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के भी अधिकारी थे, हमारे खुद के अधिकारी थे, तो उन सबको आदेश दिए, जो भी उनके डिसीजंस पेंडिंग थे वो दिए हैं, और टारगेट भी लिए हैं ताकि कोई 15 दिन या 20 दिन का टारगेट है जिसमें जो बेसिक मुद्दे हैं वो हम करें। एक समस्या आई थी कि कोई ट्रॉली पाथ नहीं है ताकि पार्सल्स 8-9 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैंडल नहीं हो रहे, उसका भी एक ऑल्टरनेट सजेशन मिला था, तो उस पर भी अमल किया और सबने मिलकर फैसला किया है कि किस प्रकार से उसको हम जल्दी से जल्दी बना सकते हैं पाथ को, तो वो भी जल्दी बनेगा। साथ में ये जो टिकटिंग काउंटर है, इसका एक्सेस रोड से बहुत अच्छा नहीं था, तो उसके लिए भी आदेश दिए हैं कि आप अच्छे उसमें साइनेजेस लगाइए ताकि लोगों को पता लगे कि वो काउंटर पे आ रहे हैं। और काउंटर पे क्योंकि इतने सारे यात्री इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ पे कईयों ने कहा कि साहब यहाँ पानी और चाय के लिए भी कुछ नहीं है, तो वहाँ एक ऑलरेडी स्टॉल दिख रहा था, तो वो स्टॉल वॉल हम जल्दी से जल्दी चालू कराएंगे ताकि उनको सुविधा हो सके। ऐसे ही जो अपना FOB था, उस पर भी कुछ ट्रेन के रिलेटेड साइनेजेस हम और लगाएंगे जिससे उनको सुविधा हो। खासकर ये सेकेंड एंट्री भी जो बना रहे हैं उस पर टिकट काउंटर थोड़ा सा दूर है, तो उसको भी थोड़ा रिलोकेट करके इधर पास में लाएंगे जिससे कि लोग जो टिकट लेना चाहते हैं आराम से टिकट लें। और बाहर पार्किंग एरिया काफ़ी है, उसको भी चालू कराएंगे ताकि पार्किंग आराम से करें और शांति से आएँ और अपनी गाड़ी को पकड़ सकें। पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को जीआरपी पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी करने वाले अभियुक्त को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से लैपटॉप, माउस, 2 मोबाइल, 1 टैबलेट, 1 घड़ी, 8,500 रुपए नगद, वर्दी, पुलिस की फर्जी आई कार्ड व अन्य कीमती सामान बरामद किए हैं। जीआरपी क्षेत्राधिकारी कैंट कुंवर प्रताप सिंह ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जीआरपी कैंट को काफी समय से यह शिकायत मिल रही थी कि काफी समय से कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेट क्षेत्र में पुलिस के भेष में कोई चोर चोरी कर रहा है। जीआरपी कैंट ने मुखबिर की सूचना पर सर्कुलेटेड क्षेत्र में तलाशी के दौरान एक संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अभियुक्त अरविंद यादव मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है। वाराणसी में वह किराए के मकान में लंका थाना क्षेत्र के नेवादा पर रहता था। वह चोरी के प्रकरण में पूर्व में थाना औराई क्षेत्र से जेल जा चुका है। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि पहले उसने वर्दी में चाय की दुकान पर चाय पिया तो चाय वाले ने पैसा नहीं लिया। इसके बाद होटलों में जाकर खाना खाता था तो होटल वाले इससे पैसा नहीं लेते थे। उसके बाद इसने स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म पर आकर चोरी करता था और पुलिस की वर्दी के कारण उसे कोई बोलता नहीं था। इन्हीं घटनाओं के बाद अभियुक्त का मन बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक पहले वह भदोही जनपद के औराई थाने में दर्ज मुकदमे में 2 साल 8 माह की सजा काटकर नवंबर 2023 में वापस आया, जिसके बाद उसने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया। इसके पास से चोरी के कई सामान बरामद हुए हैं। ये कुछ दिन से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि वर्दी पहन करके एक व्यक्ति के द्वारा जो है स्टेशनों पे चोरी की जा रही है। इस सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम गठित की गई थी, जिसमें जीआरपी के सादे कपड़ों में और वर्दी वाले कुछ सिपाहियों को, तेज तर्रार सिपाहियों को लगाया गया था और इनके द्वारा जो है इस तरह के जो संदिग्ध व्यक्ति था उस पर नज़र रखी जा रही थी। आज इस व्यक्ति को सर्कुलेटिंग एरिया में पीपल के पेड़ के पास से चोरी के काफ़ी सामान के साथ पकड़ा गया है। किस तरीके से ये घटना को अंजाम देता था, कैसे बना? ये पुलिस की वर्दी, इसने सिपाही की एक वर्दी बनवा ली थी और उसी वर्दी को पहन करके ये सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफार्म और जगहों पर घूमता था
और घूम करके सामान उठा लेता था और उठा करके ले करके उसको चला जाता था। तो ठगी के भी कुछ मामले सामने आए, हरदब में लेकर के पुलिस की वर्दी की हरदब में लेकर के कुछ ऐसी घटनाएं जिसके सामने आई। इससे पूछताछ में इसने ये बताया कि ये वर्दी इसने बनवाई और वर्दी बनवाने के बाद ये चाय की दुकान पर गया और वहाँ इसने चाय पी तो चाय वाले ने इससे पैसा नहीं लिया। इसके बाद ये फल की दुकान पे गया और होटलों में जा कर के खाना वाना खाता था, तो होटल वाले और चाय वाले फल वाले इससे पैसा नहीं लेते थे, तो उससे इसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद इसने स्टेशनों पर प्लेटफार्म पे आकर के चोरी करना शुरू किया। उसमें भी इसको कोई बोलता रोकता टोकना नहीं था, ये आसानी से चोरी कर लेता था। तो इसने इसको फिर अपना लिया और वर्दी पहन करके पुलिस की छवि खराब करके ये जो है चोरी की घटना करता था। क्या क्या बरामद हुआ? इसके पास से चोरी का लैपटॉप और एप्पल का आईपैड और उसके अलावा मोबाइल और 8,000 रुपये, घड़ी और पिट्ठू बैग और जो यात्रियों के अन्य जो चोरी हुए थे सामान वो सब बरामद हुए। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शुक्रवार को कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित एक होटल में एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल के लाभ को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। शुक्रवार शाम को कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित एक होटल में एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल के लाभ को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से बताया गया कि एनपीएस एक व्यक्तिगत पेंशन खाता है। इसमें जमा राशि कर्मचारी की होती है। पीएफ और निवेश चुनने में लचीलापन, एसेट, क्लाई, ईसीजी इन पर प्रतिफल बाजार के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 80C CD 1 के तहत 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती की अनुमति। नियोक्ता के अंशदान पर वेतन के 10% तक की कटौती की अनुमति है, जिसकी अधिकतम सीमा रुपए 7.5 लाख रुपए हो सकती है। 3 वर्षों के बाद स्वयं के अंशदान की 25% तक राशि की आंशिक निकासी की अनुमति है। यह कर मुक्त है। सेवानिवृत्ति पर 60% धनराशि एक मुश्त निकासी की अनुमति है। न्यूनतम 40% वार्षिकीकरण करने की अनुमति है। सेवानिवृत्ति के बाद भी एनपीएस खाता जारी रखने का विकल्प खुला होगा अथवा 75 वर्ष की आयु तक किस्तों में एक मुश्त राशि निकाल सकते हैं या वार्षिकी खरीद को लंबित कर सकते हैं। नियोक्ता ने कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस योगदान किया है उसका नियोक्ता द्वारा खर्च के रूप में दावा किया जा सकता है। एनपीएस में आप देखिए कि जो आपका एक्यूमुलेशन होता है उसके बाद आप एन्युटी ले सकते हैं, उसमें 7% एन्युटी ले सकते हैं, बट मिनिमम 40% आपको एन्युटी लेना पड़ता है। सो उसके मतलब कि मंथली आपको पेंशन मिलेगा उसके चलते हुए। उसमें से भी आप लमसम विड्रॉल भी कर सकते हैं, आपका जैसे ज़रूरी होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपका गुजर जाने के बाद आपका नॉमिनी जो है कि स्पाउस जैसे आपने बात किया तो उनको ही वही पेंशन मिलेगा। सो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। मगर एपीवाई में तो बहुत ही सरल है, क्योंकि जो लो इनकम वर्ग है उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई इस स्कीम को सरल बनाएं। सो उसमें तो दोनों को पेंशन मिलेंगे, कि जो एपीवाई लिया है उनको पेंशन मिलेगा और उनका धर्मपत्नी जो होंगे उनको उसके बाद पेंशन मिलेगा। संबेम स्कूल भगवानपुर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एमएमए खिलाड़ी नेल्सन पेस ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। संबेम स्कूल भगवानपुर के नवनिर्मित एमएमए हाल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एमएमए खिलाड़ी नेल्सन पेस ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। ज्ञात हो कि नेल्सन ने मुंबई में माइक टायसन के सामने मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें टायसन भी उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण का उद्घाटन संबेम स्कूल भगवानपुर की प्रधानाचार्य प्रेरणा शर्मा ने किया। इस अवसर पर नेल्सन के साथ राष्ट्रीय मुक्केबाज अमित ने भी, जो कि दिल्ली से हैं, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर स्कूल के खेल अध्यापक शशि प्रकाश सिंह, नीलेश मिश्रा, अजीत यादव, माधुरी मिश्रा, सारंग पांडे, अमृता सिंह, दीपा मिश्रा,
अमर पांडे आदि उपस्थित थे। यह प्रशिक्षण शिविर 1 से 3 फरवरी तक संबिम भगवानपुर के नवनिर्मित MMA हॉल में ही संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी प्रतिभाग किए। प्रशिक्षण शिविर के समापन पर खिलाड़ियों को पदक व सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा एवं परिचालन संबिम ग्रुप के मानक निदेशक हर्ष मधोक के नेतृत्व में संपन्न हुआ। हमारा बेसिकली सनबीम MMA हमने लास्ट ईयर शुरुआत की थी और हमारा ये आइडिया ये था कि हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं और कुछ बच्चे जो आगे चलकर कॉम्बैट स्पोर्ट्स को आगे एज अ प्रोफेशन और करियर लेना चाहें उनको भी ये मौका मिले सनबीम के थ्रू। तो यही हमारा उद्देश्य था और आज हमारे साथ जाने माने MMA फाइटर पिछले 3 दिन से आए हुए हैं। नेल्सन पेस नाम है इनका और ये पिछले 3 दिन से आए हुए हैं और उन्होंने एक मिनी किक बॉक्सिंग और MMA कैंप सनबीम MMA में रखा है और आज लास्ट डे था, फाइनल डे था। आज हम लोग ने बाउट भी रखा, बच्चों का बॉक्सिंग का रखा, किक बॉक्सिंग का और रेसलिंग का बाउट रखा हमने और काफ़ी बच्चे इस इवेंट से प्रभावित हुए और उन्होंने काफ़ी एक्साइटमेंट था और काफ़ी बच्चे यहाँ पे उनको बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग का जोश है और आई फील कि ये इस चीज़ को हमने बढ़ावा दिया है आज। Hi, was a great 3-day camp. So today we had a sparring session just to see where the kids are at, and it's incredible to see all the talent and most importantly the discipline. And I really see some bright students over here. And all I can say is I would like to wish them all the best, and definitely hopefully we could see some fighters coming out of the Sunbeam school. Thank you for having me. जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ गैबी के पार्षद शरद पांडे, पार्षद सोमा वर्मा द्वारा किया गया। जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का उद्घाटन गैबी के पार्षद शरद पांडे, पार्षद सोमा वर्मा द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में 9 टीमों और बालिका वर्ग में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। बालकों का मैच नॉकआउट व बालिका का मैच लीग आधार पर खेला गया। प्रतियोगिता का आयोजन खो खो संघ के सचिव सुधा रानी तिवारी और सहायक सचिव अनिरुद्ध सिंह द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में दिलीप सिंह, महेश पासवान, मनोज कुशवाहा, प्रीति, सरोज, सतीश कुमार, सोनकर, राजू यादव आदि खो खो खिलाड़ी उपस्थित रहे। जो भी खो खो प्रतियोगिता में विजयी होगा उसको ट्रॉफी दिया जाएगा। उनके लिए आगे राज्य स्तरीय एवं नेशनल स्तर पर खेलने का मौका दिया जाएगा। और हम लोग ये जो टूर्नामेंट करा रहे हैं ये एक तरह से समझ लीजिए ग्रामीण स्तर के, शहरी स्तर जो भी बच्चे हमारे हैं, इन सब बच्चों को खेल के माध्यम से इनके सर्वांगीण विकास के लिए, इनके शारीरिक मानसिक इन सब विकास के लिए इनको हम ये सब टूर्नामेंट्स आयोजित करा रहे हैं। ये खो खो टूर्नामेंट है जो जिला स्तर टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन जिला खो खो संघ और खो खो के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके सहयोग से किया जा रहा है। कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट की? सर 14 टीमें पार्टिसिपेट की है। मेल फीमेल में कितने? सर मेल में है 9 टीमें हैं और फीमेल में 5 टीमें हैं। सर यहाँ से जो भी बच्चे खो खो में जीतेंगे उनके लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटी है? नहीं, जिला लेवल सब ये टूर्नामेंट है। जो बच्चे जीतेंगे उनका इंडिविजुअल प्राइज अलग है और टीम का प्राइज अलग है। प्राइज में क्या क्या रखे हुए हैं? सर मेडल है और उनका सर्टिफिकेट है, शील्ड है। ये पहली बार यहाँ करवा रहे हैं? इसके पहले भी हुआ? सही मौसम वाटिका में पहली बार है, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के द्वारा हर जगह अलग अलग हमेशा टूर्नामेंट कराया जाता है। हर 2 या 3 महीने में 1 या 2 टूर्नामेंट हमेशा होता रहता है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।